करने वाले हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे आपकी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मूव करती हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहले जीरो ऑर्डर को पढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ए, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सारी की सारी ए जो रहेगा वो आपका ए नोट रहेगा। उस टाइम प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बन रहा होगा। ठीक है, और व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी, कुछ टाइम टी हो चुका होगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट, उसमें से कुछ अमाउंट सपोज ए माइनस हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका ए प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, ए नोट माइनस, आप सपोज ए, अगर ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से ए अगर रिलीज हो रहा है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपका उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इसको एक्स भी मान सकते हो कि ए नोट में से एक्स अगर रिलीज हुआ, ठीक है, तो एक्स सी आपके क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक रेट लॉ इक्वेशन होती है। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, हमने अपनी पहली वीडियो में देखा है। रेट लॉ का मतलब होता है जब आपका थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों रेट को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो आपका जो रेट है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रेट कहूं, तो एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो किसको पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर को पढ़ रहे हैं, तो ए नोट टू द पावर जीरो। ठीक है, सो रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो ए की पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर जीरो है। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल रेट। थ्योरेटिकल रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट को क्या लिख सकती हूँ, अब मैं थ्योरेटिकल रेट को एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल रख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया किसका, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ए थी। ठीक है, उसके साथ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, आपके रिएक्टेंट का। यही तो था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक, ए की पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो। अब किसी चीज की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, तो अब नेगेटिव डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए नोट, ए की पावर क्या है, जीरो है, तो ए की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, आपका 1। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक, तो अब पूरी को क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। अब जो k है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है, तो k क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, अब dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, dA का इंटीग्रेशन क्या हो गया, नॉर्मल a। ठीक, नेगेटिव साइन तो हमारा चल रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है
तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो इसलिए साइन किसका आता है, नेगेटिव का। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, ए, ठीक है, के कांस्टेंट था बाहर आ गया, ठीक, तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt का, ठीक, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t, तो क्या बनेगा kt। अब इंटीग्रेशन में कुछ ऐड होता है तो उसको क्या लिख लिया, i, ठीक, तो हमारी इक्वेशन हो गई नेगेटिव a इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब क्या होता है, अगर हम सोचें व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब टाइम t हमारा कितना था, 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी क्या रही थी, ए नोट, ठीक, तो अब क्या करेंगे, वही हम लगाने वाले हैं कंडीशन, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन क्या रही होगी रिएक्टेंट की, ए नोट, ठीक है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम, ठीक है, कितनी हो गई, ए नोट। तो इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी हमारी, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज नेगेटिव ए नोट, ठीक है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, तो i की वैल्यू क्या बनी मेरी, नेगेटिव ए नोट, ठीक। अब इस i की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, i की वैल्यू को, ठीक, तो क्या बनेगा, नेगेटिव a इज इक्वल टू के टी, ठीक, i की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव ए नोट। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं डेरिवेशन, तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं। किसके लिए निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए क्या निकालेंगे, फॉर्मूला, कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो मेन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालूं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, kt इधर है, ए नोट माइनस ए, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आप समझ लीजिए इसमें क्या, ठीक है, क्या जैसे ए नोट है तो उसके लिए क्या है, ए है तो क्या है, ए नोट का मतलब है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी है। अगर आपकी रिएक्टेंट किस में दे रखा होगा, परसेंटेज में दे रखा होगा, तो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100% होगा, ठीक है। वो आपको एग्जाम में मतलब एग्जामिनर बताता है क्वेश्चन में कि आपका जो रिएक्टेंट है वो इतना है, ठीक। तो इनिशियली जो हमारी रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है वो क्या है, ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ए क्या है आपकी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखना ए क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की ही कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की नहीं है। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कितना था रिएक्टेंट, ठीक है, और ए जो वो है वो क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब रिमेनिंग, जितना ये टाइम गिवन है। हो सकता है कोई क्वेश्चन बोला जाए एग्जाम में, आफ्टर 5 मिनट योर रिएक्टेंट रिमेन्स, ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी तो 5 मिनट बाद जितना रिएक्टेंट हमारा बच रहा है वो आपकी ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए होती है, ठीक है। ये दूसरी स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट ऐसे यूज कर सकते हैं,
ठीक है, आफ्टर 5 मिनट इतने % प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो जितने % प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसमें उसको इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस कर दो, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बना है उतना ही कम हुआ होगा ना रिएक्टेंट, तो जितना प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट में से उतना माइनस कर दिया, ठीक। तो ध्यान से समझना, ए नोट आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है और ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है आफ्टर दिस टाइम, जितना ये टाइम हो गया। ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो कोई रिएक्टेंट है हमारा ए, वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाना स्टार्ट करेगा, आपके प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% रहा होगा, क्योंकि अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक। तो उस टाइम पे जो आपका रिएक्टेंट है वो मैंने कितना मान लिया, ए नो, ठीक है। लेट अस कंसीडर दैट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नो, ठीक है। उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, मतलब जब रिएक्शन होनी शुरू होगी, 5 मिनट होंगे या 10 मिनट होंगे या 15 मिनट होंगे, तो जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या करना शुरू कर देगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, माइनस होना शुरू हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, दैट इज ए, जो हम अपने डेरिवेशन में यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, और जब ए नोट में से रिएक्टेंट क्या होना शुरू हो जाए, आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाए, उतना ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए, तो इसी चीज को बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नोट एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। ये ए जो है वो मैंने रिएक्टेंट माना हुआ है, आप इसको कुछ और भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ए है, मान लो कोई और रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है मेरा बी, ठीक है, वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो बस आपको इस पे ध्यान देना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नोट होती है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, आपकी ए। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सी कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो आफ्टर 5 मिनट या आफ्टर 10 मिनट या आफ्टर 15 मिनट जो भी कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट की बचती है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है आपकी ए, ठीक है। तो अगर x मोल्स रिएक्ट कर चुके होंगे तो इतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वही हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है। और ए क्या होता है आपका, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एग्जाम में ऐसे देते हैं, सपोज 25% प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, ठीक है, 25% प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही थी आपकी, 100% रही होगी, ठीक है। अब 25% प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन उस टाइम पे आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम दे रखा होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 100 इनिशियल थी, 25% प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्टेंट कितना बचा, ऑब्वियस सी बात है 100 में से 25 माइनस हुए तो कितना, 75%, ठीक है। तो रिमेनिंग आपका 75%। इस तरीके से स्टेटमेंट को ध्यान से जब पढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम
इसकी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे पहले रिलेटेड न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम रेट लॉ इक्वेशन के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो रेट लॉ इक्वेशन में क्या बताया है, रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज ए और टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, तो ए की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हो। ठीक, अब थ्योरेटिकल रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डीए विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन आएगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके क्या आता है हमारा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसी के लिए हम ये डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारे पास फॉर्मूला आए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन टाइम इन सब का, ठीक है, क्या बने, एक रिलेशन बन जाए। ठीक, तो ए है हमारी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब क्या करते हैं, अपॉन इंटीग्रेशन, इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव डी ए अपॉन, ये भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था। ठीक, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी इधर आ गई, इधर क्या बचा हमारे पास, के डी टी। ठीक, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे नेगेटिव डी ए अपॉन ए। ठीक, अब के क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर, dt। ठीक, तो 1 अपॉन ए। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी अपॉन ए। ठीक, तो ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव लॉग बेस ई ए। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आ जाएगा, log x होगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, dx। अगर ऐसे लिखा है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मतलब उसकी वैल्यू होगी log x। ठीक है, बेस e। तो हमने वही कर लिया। ठीक, अब इज इक्वल टू के डी टी, तो क्या आएगा, t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज i। ठीक, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नोट। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100% है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग बेस ई ए, क्या हो गया आपका, ए नोट, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0, तो के टी क्या हो गया आपका 0 पूरी वैल्यू, तो i की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली इन कंडीशंस को इस इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, अब हम i की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक, क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव लॉग बेस ई इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग बेस ई ए नोट। ठीक, अब क्या होता है, वैसे ही इसकी मैं बात करूं तो ये ln है। ठीक, तो इसका मतलब होता है log बेस e इज इक्वल टू 2.303 log बेस
10, ठीक। तो हम ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेगेटिव 2.303 log a इज इक्वल टू KT माइनस 2.303 log a नोट, ठीक है। बेस ई का मतलब ln ई है, ठीक। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं तो ये इधर आएगी वैल्यू आपकी 2.303 log a नोट माइनस 2.303 log a इज इक्वल टू KT, ठीक है। तो यहाँ से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, K इज इक्वल टू, ठीक है। अब 2.303 और log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज माइनस में है तो किस में जाती है, अपॉन में चल जाती है। log की प्रॉपर्टी है कोई चीज माइनस में है तो अपॉन में चल जाएगी। तो 2.303 log को हमने क्या कर लिया, कॉमन, तो क्या बचा हमारा a नोट अपॉन a, ठीक है। अब KT था साथ में, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में t, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log a नोट अपॉन a। ये हमारे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी से ही हम हाफ लाइफ टाइम को कोरिलेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो हाफ लाइफ टाइम और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को डायरेक्ट क्या करता है, रिलेट करता है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि हम हाफ लाइफ टाइम को यहीं से ही डेराइव करने वाले हैं। अब जैसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है, तो इसके लिए हाफ लाइफ टाइम जो कैलकुलेट होगा वो इसके फॉर्मूले से होगा। अगर सपोज मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात करूं तो वो उसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से होगा, ठीक। तो अब सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम को ही क्या करेंगे, हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, यहाँ क्या है, ए नोट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है आपका, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहली बात तो प्रोडक्ट यहाँ कोई सा भी नहीं है, दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, आपके रिएक्टेंट को। ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना भी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई है या जितना प्रोडक्ट बन गया है उसको रिएक्टेंट में से माइनस करके, ठीक, वो वैल्यू ये है। तो ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है जिस टाइम पे, तो वो उसका हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। टाइम टेकन फॉर एनी रिएक्शन फॉर कंप्लीटिंग 50%, ठीक। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो उसका टाइम होता है वो उसका हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है, ठीक। अब जो हाफ लाइफ टाइम है इसका मतलब उस टाइम पे रिएक्शन अपनी क्या हो चुकी होगी, आधी हो चुकी होगी। अपनी आधी का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, अगर 100% है तो रिएक्शन आपकी कितनी हो चुकी होगी, 50% कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना बचा होगा, हाफ बचा होगा, सीधी सी बात है। तो उस टाइम पे जब रिएक्टेंट हाफ बचा होगा उसी की हेल्प से हम ये रिलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मैंने पढ़ा है क्या है,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि सपोज कोई मेरी रिएक्शन है जो ए से क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। अब व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 तो ये कंसंट्रेशन आपकी क्या रहेगी, ए नोट, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब आधा टाइम हो चुका, तो रिएक्शन भी हाफ कंप्लीट हो चुकी। अब जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है तो जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट ए नोट था वो कितना रह गया होगा आधे टाइम बाद, ए नोट बाय 2। समझने की कोशिश करो, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, आधा टाइम हो चुका है, रिएक्शन अपनी आधी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। तो उस टाइम पे आपकी जो इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो चुकी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नोट था तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपकी उस टाइम पे ए नोट बाय 2 है। ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ही तो है। तो अगर कोई रिएक्शन अपनी आधी चल चुकी है, हाफ लाइफ टाइम पूरा कर चुकी है, मतलब 50% कंप्लीट हो चुकी है अगर, तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। जो रिएक्टेंट है वो इनिशियल का आधा रह गया, ठीक है। इसी की हेल्प से हम रिलेशन करेंगे, ठीक। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, कितना टी है, टी हो गया हमारा हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन है वो अपनी आधी चल चुकी होगी, ठीक। हो सकता है एक रिएक्शन 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, 40 मिनट में क्या होनी है, कंप्लीट होनी है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 20 मिनट उसका हाफ लाइफ टाइम ही हो, ये मत सोच लेना, ठीक। डिपेंड करता है कि कोई रिएक्शन स्टार्टिंग के 10 मिनट में कितनी पहुंच सकती है, 70% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और बाद के 10 मिनट में वो 30% ही कंप्लीट हो। तो ऐसे नहीं सोचना कि कोई रिएक्शन 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो उसका हाफ लाइफ टाइम 20 मिनट ही होगा, ये नहीं होता, ठीक है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन टाइम टू टाइम क्या होती है, रिएक्शन की स्पीड चेंज होती रहती है। कोई रिएक्शन हो सकता है स्टार्टिंग के 10 मिनट में 80% कंप्लीट हो जाए, ठीक, और फिर 20% कंप्लीट होने में उसको कितना लग जाए, बहुत लंबा टाइम लग जाए। तो इसलिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में ही कहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम ये है, तो इसका मतलब वो टाइम आपका हाफ लाइफ टाइम है, ठीक। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट, लेकिन जब आपका टाइम टी हाफ हो चुका है तो आपका जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कितनी हो गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है, लॉग कितना हो जाएगा आपका 2 और ए नोट बाय ए नोट, इससे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.3010, ठीक। तो K क्या आएगा आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 0.691 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका निकल चुका है, समझ आया, ठीक। 2.303 इंटू 0.301, तो क्या बन गया आपका 0.69 अपॉन टी हाफ, ठीक है। 2.303 इंटू 0.301, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक, इधर भी लिख। अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहीं से ही आपको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। इट टेक्स 5 मिनट्स, ठीक, तो टाइम गिवन है फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक। तो ध्यान से देखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 0.6 मोल इनवर्स है टू बिकम 0.4 मोल इनवर्स, ठीक है। तो 5 मिनट में किसी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन 0.6 है वो कितनी हो जाती है, 0.4 होती है। तो इसके लिए हमें टाइम भी गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है, और क्या है आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी गिवन है। कि क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, 5 मिनट बाद इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी हो जा रही है, 0.6 से 0.4। तो पहले 0.6 थी, 5 मिनट बाद कितनी हो गई, 0.4। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम ये लेगी फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.3, ठीक है। तो 0.6 से 0.4 होने में तो 5 मिनट लेती है, तो उसने कहा है कितना टाइम लेगी, कितना, 0.6 से 0.3 होने में, ठीक। तो अब क्या है, हमारे पास जो पहले वाला है जिसमें 5 मिनट गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो उसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो हम 0.3 मोल पर लीटर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.6 ही रहेगी। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नोट अपॉन A रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन T कितना है, 5 मिनट। जब 5 मिनट टाइम गिवन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 से कितनी हो रही है हमारी, 0.4 हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इसके लिए हो गया। अब हमें जो टाइम बताना है वो बताना है 0.3 के लिए। तो यहाँ से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 2.303 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 0.4606, ठीक। अब log 0.6 अपॉन 0.4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी हमारे पास कितनी, 0. ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.4606। अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 0.176। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आई 0.081, ठीक है, इतने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो मिनट में हमारा चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने डिफरेंट ऑर्डर के लिए ऑलरेडी देख रखी है। तो अब यहाँ से हमारे पास k आ गया, तो हम इसी तरह से एक और सेट बना के वहां जब रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 0.3 हो जाए, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.3 पुट करके टाइम पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो कहा था, 5 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 से 0.4 हो रही है, तो 0.6 से 0.4 कितने में थी, 5 में। अभी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पता चल गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.3 कितने टाइम में होती है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम हमसे पूछा है लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.6, कितनी बचेगी, 0.3 पे पूछा है कि 0.3 रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह जाए तो वो टाइम बताना है, ठीक है। तो k है 0.081 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो log 2। अब t इधर आएगा तो 2.303
अपॉन 0.081 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010 या 0.301 लगा सकते हैं, ठीक। तो आपकी इस टर्म को सॉल्व करके 2.303 अपॉन 0.081 कितना आया 28.43 इंटू 0.3010, तो हमारे पास टाइम आएगा आपका 8.56 इतने मिनट, ठीक है। तो 8.56 मिनट में क्या हो जाएगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.6 से 0.3 हो जाएगी, ठीक। इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पे बेस्ड है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, ठीक है। तो टाइम गिवन है 60 मिनट में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाती है, ठीक। फाइंड द हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन, तो रिएक्शन अपनी आधी कितनी टाइम में पूरी हो रही होगी, हाफ लाइफ टाइम बताना है रिएक्शन का कि कितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। 50% रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो वही टाइम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है, ठीक। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हमने पढ़ रखा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट चाहिए। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हम ऊपर वाले गिवन डेटा से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके लिए ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब टाइम तो है कितना 60 मिनट, ठीक है, टाइम 60 मिनट है। ध्यान से समझना, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट। अब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी रही होगी 100% रही होगी, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं ए से हमारा प्रोडक्ट बनता है कोई, ठीक, तो जो क्या पढ़ते हैं व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, तो वो कंसंट्रेशन क्या है जब परसेंटेज में बात की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट अपना 100% रहा होगा ना इनिशियल में, जब प्रोडक्ट क्या था 0 था। अब क्या कहा है 60 मिनट, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 60 मिनट, तो रिएक्शन क्या हो रही है अपनी 75% कंप्लीट हो रही है। अब जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब 75% तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो 75% क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। तो 75% प्रोडक्ट कब बनेगा जब रिएक्टेंट में से 75% रिएक्टेंट यूज हो चुका होगा, ठीक है। तो अब 60 मिनट पे रिएक्टेंट जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है वो कितना बचा 100 माइनस 75, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 25%। ध्यान से समझना क्योंकि 75% जो बोला है वो है आपका प्रोडक्ट। जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब 75% प्रोडक्ट बन रहा है, और 75% प्रोडक्ट कब बनेगा मतलब जब 75% रिएक्टेंट में से यूज हो चुका होगा। तो जब 100% रिएक्टेंट था 75% यूज हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बची 25%, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक, जो हमें क्या करना है कैलकुलेट 2.303, टी की वैल्यू 60 मिनट है, ठीक। तो 60 मिनट लॉग ए नोट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100%, ठीक है, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची 25%। तो 25 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी log 4, ठीक है। तो log 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log 4 मतलब log 2 की पावर 2, और प्रॉपर्टी होती है जो पावर में है वो आगे चल जाएगा, तो 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो 0.3010 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.6020, ठीक। अब 2.303 अपॉन 60 हमारे पास हो जाएगा 0.6020,
020, ठीक है, इंटू log 4 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 0.3010। तो इस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 0.0231, इतने मिनट इनवर्स। एक सेकेंड, 2.303/60, इस वाली टर्म को अगर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00338, ठीक है। 2.303/60 कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे 2.303/60, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.03838 इंटू log 4 को हमने सॉल्व कर लिया 0.3010 इंटू log 4 को सॉल्व करेंगे log 2 की वैल्यू ये होती है, तो इंटू 2, ठीक। तो पूरी कितनी हो जाएगी 0.6020। ध्यान से समझना, log 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6020। ये बिना कैलकुलेटर के भी पता हो गई। log 4 को कर लिया हमने 2 की पावर 2, तो 2 log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ठीक है, इंटू 2 कितना हो गया 0.6020। अब 2.303/60 इस टर्म को सॉल्व करके आया 0.03838, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके 0.0231, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मिनट में चल रहा है, तो मिनट इनवर्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की क्या होती है, आपकी यूनिट होती है, ठीक। अब क्या है, उसने पूछा है फाइंड दी हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हमें पता है हाफ लाइफ टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.0231, तो T हाफ कितना आया हमारे यहाँ से 30 मिनट। इस टर्म को सॉल्व करके T हाफ आएगा हमारा 30 मिनट। कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए, आप नॉर्मली भी कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक। तो ये हमारा हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला था, जिसकी हेल्प से हमने 50% जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी उसके टाइम को कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब 30 मिनट में रिएक्शन अपनी कितनी हो चुकी होगी, 50% कंप्लीट हो चुकी होगी। 60 मिनट में 75% कंप्लीट हो रही है, ठीक।